राजकीय महाविद्यालय बूंदी हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, आप बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर में हिंदी कथा साहित्य पढ़ रहे हैं। हम लगातार कथा क्या होती है, कथा में कहानी और उपन्यास, उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। 6 में से हम देखने जा रहे हैं अब देश, काल, वातावरण और अन्य बचे हुए तत्व। इसी के साथ आप मुकम्मल तौर पर 6 तत्वों से मुखातिब हो चुके होंगे, जान चुके होंगे। कथा साहित्य के 6 तत्व में पहला आप देख चुके हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा देश, काल और वातावरण आप जान चुके हैं। कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण और संवाद। अगला बिंदु आता है कथोप कथन, देश, काल और वातावरण। आप पिछली बार देखे हैं पात्र का सजीव होने में कथोपकथन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथोपकथन के अलावा लेखक कभी कभार अपनी मर्जी अगर ज्यादा चला रहा है, पात्र के स्वभाव के अनुसार नहीं, अपनी मन मर्जी से चला रहा है, तो वो पात्र कमजोर हो जाता है और यूं कहते हैं कि वो लेखक के हाथों की कठपुतली होकर रह जाता है। इसलिए पात्र लेखक के अनुसार नहीं, लेखक पात्र के अनुसार चलना चाहिए। तब ऐसी रचना और ऐसा पात्र ज्यादा सजीव होता है। उपन्यास बेहतर बने, इसके लिए कथोपकथन के अलावा देश, काल और वातावरण एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम ठहर करके विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आप समझ चुके हैं अब तक कथानक, पात्र चरित्र चित्रण और कथोपकथन। 3 बिंदु आप स्पष्टतः समझ गए, लेकिन इनके अलावा आप अपने आसपास भी देखेंगे कि आप किसी जगह पर रह रहे हैं और उस जगह पर आप समय विशेष में रह रहे हैं। इसके अलावा एक वातावरण भी होता है जो आप अपने आसपास देखते हैं, उससे बनते हैं। तो किस तरह से व्यक्ति बनता है, देश, काल और वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं देश काल। देश काल जब कहते हैं तो इसमें क्या चीजें आती है, आप 3-4 चीजें आप सामने देख रहे हैं। परिस्थितियां, परिस्थिति जो कथानक को विकास करवाएगी, पात्र का चरित्र परिस्थिति के अनुसार बनने वाला है और संवाद परिस्थिति के अनुसार होते हैं। तो परिस्थितियां किस तरह की है, देश काल की, फिर हर पात्र की, उस देश काल का रीति रिवाज, यानी आप 10-20 किलोमीटर दूर चले जाइए, राजस्थान के पूर्व का रीति रिवाज पश्चिम से अलग होगा, या ये कह सकते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र का रिवाज मारवाड़ी क्षेत्र से अलग होगा, ढूंढार से अलग होगा, रहन सहन भी अलग होगा। तो ये देश काल का फर्क पड़ रहा है, देश का फर्क पड़ रहा है। देश काल पे परिस्थिति, रीति रिवाज और रहन सहन देखी जाती है। और वातावरण कैसे बनेगा, तो वातावरण को कुछ बिंदुओं में हम देखेंगे। सामाजिक, यानी समाज किस तरह का है और वहां की राजनीति किस तरह की है, आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां की संस्कृति और परिवेश में वो पात्र किस तरह से जीता है, उसका फिर उठना बैठना और रहना।
ये सब चीजें हम देखते हैं। देश काल और वातावरण लेखक का देखा हुआ होगा, अगर नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि लेखक वहां रहा हो, जिस जगह का वो चित्रण वर्णन करना चाहता है, जिस नायक को वो नायक बनाना चाहता है, वो पात्र कहां का है, किस जगह का है, किस समाज से है, धर्म क्या है उसका, पढ़ा लिखा कितना है, वो देहात से है या जंगल से है या शहर से है, वर्ग कौन सा उसका, निम्न या मध्यम या उच्च वर्ग। कह सकते हैं कि देश काल और वातावरण लेखक का देखा हुआ हो, अनुभूत किया हो, रचनाकार द्वारा जो चित्रित वर्णित किया जाता है वो उसका देखा हुआ होना ही चाहिए। देश काल कल्पना प्रसूत हो सकता है, माना कि वो वहां गया था, कुछ मोटा मोटा वो उसने पढ़ लिया किताबों से भी, तो कुछ हद तक बात बन सकती है। लेकिन वहां का वातावरण कैसा है, उस वक्त का वातावरण कैसा है, इसे देखने के लिए उसे वहां होना ही चाहिए। समंदर के किनारे है, पात्र समुद्र के किनारे के रहने वाले हैं, और आप दिल्ली में रह रहे हैं, गोवा का वर्णन करना चाहते हैं, गोवा गए नहीं, गोवा के बारे में समंदर आपने टीवी पर देखा है, लहरें मार रहा है, बेशक आप लिख सकते हो, लेकिन वो अनुभव नहीं होगा जब आप वहां सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में घूम रहे हो, महसूस कर रहे हो, लोगों को देख रहे हो नजदीक से, लोगों की गतिविधियां देख रहे हो, मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देख रहे हो। ये आपको अंतर महसूस होगा, अनुभूत किया हुआ, कि लेखक ने जो लिखा है वो बेशक अनुभव किया है। रचना में रचनानुसार देश काल वातावरण होता है। आप किसी भी लेखक की कितनी भी रचना पढ़ लीजिए, हर रचना का देश काल और वातावरण अलग अलग होगा। वही लेखक है, लेकिन उसकी रचना बदल गई है, उसका देश काल बदल गया, वातावरण बदल गए, पात्र बदल गए। इसलिए कह सकते हैं कि रचना में रचना के अनुसार देश काल और वातावरण होना चाहिए। बाबू गुलाब राय कहते हैं, उपन्यास देश काल वातावरण का बाहरी रूप है। उपन्यास में देश काल वातावरण का बाहरी रूप है। वातावरण मानसिक भी हो सकता है, यानी जिसे हम देश काल कहते हैं वो हम किसी भी जगह जाकर के देख सकते हैं, जहां खड़े होते हैं वहां हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या जगह है, कौन सी भूगोल है, कौन सा मोहल्ला है। लेकिन वातावरण आंतरिक मामला है जो मन में चलता है पात्रों के, इसलिए वातावरण मानसिक हुआ करता है। वातावरण प्रकृति से सामंजस्य भी बिठाता है। किस तरह से बिठाता है, कई बार जब ये लिखा जाता है, किसी के मरते समय दीपक का बुझना, सूर्य का अस्त होना और घड़ी का बंद होना इतना दिखा देने से ऐसा लगता है कि वो बिना कहे, बिना स्पष्ट कहे ये संदेशित कर देता है, ये खबर दे चुका होता है कि वो व्यक्ति मर चुका है। देशकाल और वातावरण उपन्यास को प्रामाणिकता देता है। यानी देशकाल के बारे में ये कहने का आशय ये है कि अगर वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों के बारे में लिख रहा है तो वहां का उस जगह विशेष का काल और उस जगह के बारे में जब लिखेगा, फिर उसके वातावरण को महसूस करेगा। इससे प्रामाणिकता ये होगी कि यह उस जगह की बात है, उस जगह पे ऐसी घटना घटी है, उस तरह की भाषा बोल रहा है, वहां वातावरण यहां से अलग है।
कथानक के मर्म तक तो पात्र के चरित्रांकन में सहाय होता है। कथानक के मर्म तक देश काल और वातावरण का प्रभाव पड़ता है और पात्र के चरित्र के अंकन में सहायक होता है। देश काल के अनुसार चरित्र होते हैं, कुछ चरित्र बदलते हैं, कुछ उनसे हट करके उठते हैं ऊपर देश काल से भी, तो वो एक विशेष पात्र यानी नायक इस चीज को तोड़ता है, जवाब होता है उसके पास, वो संघर्ष करता है और उस देश काल के विपरीत जाकर के अपनी एक छवि बनाता है। देश काल और वातावरण के अलावा अगला बिंदु आता है भाषा और शैली। भाषा और शैली, जैसा कि आप जानते हैं कि उपन्यास की रचनाकार की एक अपनी भाषा होगी, और जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी उपन्यास के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो रचना लिखी जाएगी वो हिंदी में लिखी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल एक लाइन में लिख दिया कि इस उपन्यास, इस रचना की भाषा हिंदी है। भाषा हर लेखक की अपनी होती है। जब हम किसी रचना से गुजरते हैं और दूसरे रचनाकार, यानी जब हम गोदान को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की भाषा का असर वहां देखेंगे। जब प्रसाद को देखेंगे तो प्रसाद में संस्कृत निष्ठता और पांडित्यपूर्ण भाषा दिखाई देंगी। लेकिन प्रेमचंद के यहां आम आदमी की आम सरल सहज भाषा होगी, जिसमें पांडित्यपूर्ण शब्दों का कम से कम उपयोग होगा। तो भाषा हर लेखक की अपनी होती है। वो किस तरह से, किस पात्र से किस तरह की भाषा बुलवाता है, एक पढ़े लिखे पात्र से, एक देहाती पात्र से और एक जंगल में रहने वाले पात्र से जब बात कहलवाएगा तो वो स्थानीय भाषा में बात करेगा। एक पढ़ा लिखा संस्कृत निष्ठ पंडित अगर बोल रहा होगा तो संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल करेगा। और समुचित रूप से, समग्र रूप से हम देखेंगे कि आखिर उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। तो उपन्यास की एक शैली होती है रचनाकार की, जो वो अपने उपन्यास में उसे प्रतिरूपित करता है। यहां तक कि दूसरे उपन्यास में वो दूसरी शैली का भी इस्तेमाल कर सकता है, संस्मरण प्रदान, पत्र शैली, डायरी शैली आदि। भाषा और शैली में अंतर को समझना है। भाषा और शैली में अंतर को अब आप समझ ही चुके होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। भाषा शैली का ही अंग है, यानी जिस शैली में, जिस तरह की शैली में रचनाकार लिखता है वो भाषा उसी के अनुसार ढलती है। शैली भाषा के प्राण है, भाषा शैली का अंग है, शैली भाषा के प्राण है। यानी भाषा हिंदी नहीं है, वो हिंदी में भी विशिष्ट होगी। किस तरह की होगी, रचनाकार के व्यक्तित्व के अनुसार होगी। फिर वो जो शैली में लिखने वाला है उस भाषा को एक अलग ही रुख देती है। नित्यानंद तिवारी कहते हैं, भाषा रचना को सजीव बनाती है। रचना सजीव नहीं हो सकती अगर उसमें सामान्य भाषा है, सपाट भाषा है, किताबी भाषा है, एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, हर पात्र एक ही तरह से बोल रहे हैं, तब यह संभव नहीं है। उतार चढ़ाव हर पात्र में होगा। एक पढ़ा लिखा पात्र, एक अमीर पात्र, एक गांव का मुखिया है, एक गांव का मजदूर है, दोनों की भाषा में अंतर होगा। ये अंतर ही
कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा रचना को सजीव बनाती है तब जब पात्र अलग अलग अपने अपने हिसाब से भाषा उच्चरित करते हैं। एक ही गांव में एक ही गांव में रहने वाले पात्र स्थानीय भाषा बोलते हुए भी पात्रों की भाषा में अंतर आएगा। ये तब संभव है जब देश काल और वातावरण को समझने वाला रचनाकार उस भाषा को पकड़ेगा, स्थानीय भाषा को, तो ये समझ पाठक सहज ही समझ जाएगा कि ये उस क्षेत्र विशेष की बोली है और उस व्यक्ति विशेष की बोली है, ये पढ़े लिखे की बोली है। इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा रचना को सजीव बनाती है, जीवन को वास्तविकता के नजदीक ले जाती है। भाषा भाषा क्या काम करती है? जीवन जिसे हम कहते हैं, हम जिंदगी भर जद्दोजहद संघर्ष करते हैं, यह जीवन है। जीवन वो नहीं है जो सैया पर पड़े हैं, एक सा जीवन जी रहे हैं, एक रास्ता है, तटस्थता है। जीवन में कोई उतार चढ़ाव भी नहीं है, जीवन धड़क ही नहीं रहा, इसे मृत प्राय कह सकते हैं। तो जीवन उसे कहेंगे जहां सुख दुख उतार चढ़ाव आएगा, घटना परिघटना होगी। एक रस जीवन नीरस होता है और कम से कम कहानी या उपन्यास में जीवन की वास्तविकता के लिए वो भाषा मुख्य होती है जो रचनाकार देश काल और वातावरण में की समझ रखता हो, उस देश काल को समझा हो, वातावरण की समझ रखता हो, तब वो उन पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग करेगा। उपन्यास की शैली के कई रूप हो सकते हैं, कई तरह की हो सकती है। जिसे हम कह सकते हैं वर्णनात्मकता, जो प्रेमचंद में दिखाई देती है। आत्मकथात्मक, जो अपने बारे में कह रहा हो, जैसे अज्ञेय के उपन्यास, शेखर एक जीवनी। वर्णनात्मक, प्रेमचंद के उपन्यास होरी, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। मनोविश्लेषणात्मक शैली, जो अज्ञेय के शेखर एक जीवनी से लेकर के नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी में होंगी। डायरी और पत्र शैली। डायरी जिस तरह से लिखते हैं दैनंदिन, रोज आज सुबह हुई, दोपहर हुई, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैं वहां गया और मैंने उससे ये बात की, मैंने ये काम किया। या दूरस्थ रहने वाले को पत्र लिखना, पत्र के द्वारा। तो ये नदी के द्वीप जिसमें 4 पात्र है अज्ञेय के, रेखा भुवन, जो तीनों चारों पात्र एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, फिर उस पत्र का जवाब दूसरा पात्र देता है। इस तरह से जैसे पत्र लिखे जाते हैं, पत्र में पत्र का जवाब होगा, यहां के बारे में लिखा जाएगा, वहां पहले जो घटित हो चुका उसके बारे में लिखा जाएगा, तारीख होगी। तो पत्र शैली में का उदाहरण देने वाला अज्ञेय का नदी के द्वीप उपन्यास एक उदाहरण है। चित्रलेखा उपन्यास वर्णनात्मक श्रेणी में आएगा, उसमें आत्मकथात्मक और मनोविश्लेषणात्मक डायरी पत्र शैली नहीं है। तो उपन्यास की शैली के ये रूप हैं और इसे भी कुछ अन्य हो सकते हैं। प्रेमचंद क्या कहते हैं शैली के बारे में? शैली का क्या महत्व है उपन्यास में, रचना में, रचनाकार के लिए? शैली प्रभावोत्पादक हो, कैसे होगी का मतलब ये नहीं है कि शैली को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए हम शब्दों का गोरख धंधा करने लगे।
गोरख धंधा रचकर पाठक को भ्रम में डाल दें और पाठक ये सोचता समझता रह जाए कि इन शब्दों के जाल में कुछ ऐसा कुछ है, जरूर कोई रूढ़ रहस्य है जो उसके समझ में नहीं आया क्योंकि उसकी समझ कमजोर है। हो सकता है जो बुद्धिमान है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो समझ रहा होगा, या कोई ऐसी गूढ़ बात है जो उसके भेजे में नहीं आ रही, दूसरे के में आ रही होगी। तो इस भाषा को, इस शैली को प्रेमचंद नकारते हैं। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी, दर्जन भर से ज्यादा उपन्यास लिखे। एक सामान्य शैली में इस गोरख धंधा करने वाले, शब्दों का जाल बिछाने वाले, पांडित्यपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते रहे। शैली ऐसी हो जो पाठक को बांध सके। आप जिस भी शैली में लिखना चाहें, आप आजाद हो, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप जिस तरह का विजन आपका है उसके अनुसार शैली का चुनाव होना चाहिए। जैसे नदी के द्वीप में जब 4 पात्र है और चारों पात्र अलग अलग जगह रहते हैं, और जब दूसरा पात्र पहले पात्र को याद करता है तो पत्र लिख करके, और पत्र के जवाब जब दे रहा है तो वो पत्र के द्वारा ही उपन्यास आगे बढ़ता है। अंतिम पायदान उपन्यास का उद्देश्य कोई न कोई जरूर होगा। उपन्यासकार बिना उद्देश्य के किसी भी रचना का शीर्षक भी बनाएगा तो उसके पहले आत्म मंथन करेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा। तत्पश्चात उपन्यास की रूपरेखा बनाएगा, तब वो एक उपन्यास को रूप देगा। उपन्यास का लक्ष्य क्या होता है? उपन्यासकार का कोई लक्ष्य होता है और उस उपन्यास जो लिखा गया उसका भी कुछ लक्ष्य दिखाई देगा। मानव चरित्र का उद्घाटन, ये सामान्य सी बात है जो प्रेमचंद की परिभाषा में निहित है और प्रेमचंद की परिभाषा में खास तौर से उभर करके आती है कि मानव चरित्र का उद्घाटन करना ही उपन्यास का काम है, साहित्य का काम है। और यह मुख्य उद्देश्य है, जीवन मूल्य की स्थापना करना, शाश्वत प्रश्नों की अभिव्यक्ति करना। आखिर उसके अंदर, लेखक के अंदर कोई ऐसी बात जो खटक रही है, जो अपने आसपास देख रहा है कि जीवन मूल्यों का विघटन हो रहा है, तो वो ऐसे पात्र गढ़ता है जो उन जीवन मूल्यों की रक्षा करता है। इस तरह से उस पात्र में वो भले ही कल्पना प्रसूत हो लेकिन यथार्थ लगता है, अपने आसपास का लगता है, संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। कोई भी उपन्यास का नायक इतना कमजोर, इतना मृतप्राय नहीं हो सकता कि उससे कोई चरित्र का उद्घाटन ना होता हो। प्रेमचंद कहते हैं, वही साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हो। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों पर आधारित अगर नहीं है तो चिरायु ही नहीं हो सकता। मूल प्रवृत्तियां क्या है? प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, करुणा, गुस्सा। इन्हीं की छटा दिखाना, यानी कहने का आशय है कि मनुष्य में जो कुछ भी होता है, आकांक्षा, लालच, लाभ लोभ, लोभ की प्रवृत्ति, कंजूसी प्रवृत्ति और त्याग की प्रवृत्ति, ये सब आदमी में निहित होती है। इन्हीं को वो उभारता है, पहले दिखाता है कि किस तरह से वो आदमी लोभी रहा, फिर त्यागी बनता है। इन्हीं की छटा उन रचनाओं में होती है, वो चिरायु होती है। उपन्यास का उद्देश्य आरोपित न होकर स्वतः होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उपन्यासकार जो सोच रहा है
जो उद्देश्य लेकर चला है वो कहीं से भी न परिस्थिति से बनता है, न किसी पात्र के द्वारा उद्घाटित होता है, बल्कि वो आरोपित कर दिया गया है। इस तरह से वो उद्देश्य कमजोर होगा। वो स्वतः स्वाभाविक रूप से नजर आना चाहिए, अनुभूत होना चाहिए। उपन्यास के उद्देश्यों में उपन्यास के बारे में ये ध्यान रहे कि उपन्यास का कितना महत्व है, उपन्यास का महत्व क्यों कर है, इन चंद लाइनों से आप समझ सकते हैं। इतिहास से तुलना करते हुए किसी विद्वान ने यह कहा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होता है, फिर भी वह असत्य है। इतिहास जो आप पढ़ते हो, राजा महाराजाओं का युद्ध यथार्थ वर्णन होता है, इतने मरे, इतने युद्ध लड़े, इतने घायल हुए, इतने राजाओं को हरा करके उसने विस्तार किया, ये सब असत्य है। अंततः इतिहास में सब कुछ भी यथार्थ है, फिर भी वो असत्य है। तो क्यों? लेकिन कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक है। काल्पनिक होते हुए भी सत्य क्यों है? क्योंकि अंततः सत्य की रक्षा के लिए, सत्य को उद्घाटित करने के लिए वो सारा कुछ घटाटोप किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे चित्रलेखा उपन्यास आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का ऐसा महत्वपूर्ण उपन्यास है। जब ये 1930 के आसपास प्रकाशित हुआ था, तब इसकी लाखों प्रतियां बिक जाती है। क्यों? क्योंकि ये उस युवा वर्ग को इतना पसंद आया। पसंद क्यों कर आया? क्योंकि युवा वर्ग पाप पुण्य जैसी बात को लेकर के वहां सवाल जवाब होता है, टकराता है। चित्रलेखा योगी के बीच में, चित्रलेखा सामंत बीजगुप्त के बीच में जो टकराहट होती है, उससे ये निकल करके आता है कि न पाप होता है न पुण्य होता है। ये स्थापना जब वो देते हैं, तब एक तरह से चली आ रही परंपरा, भारतीय मूल्य, जीवन मूल्य और धार्मिक आध्यात्मिकता वगैरह, इस पर सवाल उठाता हुआ ये उपन्यास एक तरह से इन नए चौराहे पर लाकर के खड़ा करता है। उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं, हमारा अगला बिंदु होगा। आप एक सामाजिक उपन्यास पढ़ रहे हैं चित्रलेखा के बतौर, आप प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास पढ़ रहे हैं वो सामाजिक उपन्यास है, और ऐतिहासिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं और उपन्यास का इतिहास से क्या संबंध है। इस तरह के सवाल आया करते हैं। अभी आपने 3 लाइनों में जो लिखा हुआ पढ़ा और सुना है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी असत्य है, तो क्या इतिहास से उपन्यास का संबंध है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ठहर कर अगले व्याख्यान तक इंतजार करेंगे। आप किसी भी वीडियो को सुने, कितनी बार सुने देखें, लेकिन सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।